अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन किया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आज हम उसका फर्दर इंट्रोडक्शन एंड बेसिस को स्टडी करेंगे। अब उसके अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर जो हम स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं वो प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से होते हैं। अब आपको पता है कि प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब उसकी मूवमेंट होती है तो उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, और जब वो मूवमेंट शो करता है तो जो एनर्जी हम देते हैं उसका कोई ना कोई क्या बनेगा, स्पेक्ट्रा बनेगा। तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और जो प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक। और रेजोनेंस क्यों किया, क्योंकि जब वो मूवमेंट शो करेगा तो उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। और उसके ग्राफ के लिए जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये हमारे पास साउथ एंड है, ये उसका नॉर्थ एंड है कि इस तरफ को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस तरफ को है। ये हमने उसके दरमियान एक प्रोटॉन रखा है, ये उसका नॉर्थ एंड है, ये उसका साउथ एंड है। अब आपको पता है कि जब दो मैग्नेट आपस में करीब लाए जाएं तो या तो वो ऑपोजिट एंड होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर सेम एंड होगा तो वो रिपेल हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए वो क्या होंगे, फ्लिप होंगे, या ऑपोजिट एंड की तरफ फ्लिप हो जाएंगे या सेम एंड की तरफ क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है क्योंकि ये एक छोटा मैग्नेट है, ये एक बड़ा मैग्नेट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है। अब होगा क्या कि ये वाला जो मैग्नेट है ये इसको क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली हो जाएगी कि नॉर्थ से जो नॉर्थ हैंड है वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, जो साउथ हैंड है वो साउथ की तरफ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे। वो क्या करेंगी कि इस मैग्नेट को वो क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगी एट द एंगल ऑफ 180, एट द एंगल ऑफ 180। उससे क्या होगा कि इसका जो नॉर्थ हैंड है वो इधर आ जाएगा, साउथ हैंड इसका इधर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं बीटा पोजीशन। अब हुआ क्या है कि जो मैग्नेट है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और कितने एंगल के ऊपर रोटेट हुआ, 180 के ऊपर। उससे क्या हुआ कि जो मैग्नेट की पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी, अल्फ़ा से बीटा होगी। और अब क्या होगा कि रेजोनेंस टेक प्लेस होगी, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस। जब उस मैग्नेट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो उसकी पोजीशन क्या होगी, अल्फ़ा से बीटा चेंज होगी। और ये हर जो सब्सटेंस है उसके लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि हर सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हर जो कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगा, एलिमेंट होगा, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब इसकी हम और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये एक एग्जांपल नंबर 1 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ईथेन। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोमोइथेन। अब इसके अंदर क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसके अंदर डी शील्डिंग इफेक्ट होता है।
शील्डिंग क्या है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब हाइड्रोजन एटम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड कर लें तो उसको हम बोलते हैं शील्डिंग। और डी शील्डिंग क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड ना करें तो उसको हम बोलते हैं डी शील्डिंग। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। अब आपको पता चल चुका होगा कि जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम को बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सराउंड कर लें उसको हम कहते हैं शील्डिंग, और जिसके अंदर क्या हो कि उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंड ना करें उसको हम बोलते हैं डी शील्डिंग। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके अंदर देखें जो दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है वो इक्वली शील्डेड है, कि उसके अंदर क्या है कि उस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन एटम है, उस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन एटम है। अब शील्डेड हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सराउंड किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं शील्डेड एटम। अब हम इस शील्डेड एटम को, इसमें आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ये आपके पास एक मैग्नेट है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब आप इसकी तरफ देखें तो इसमें क्या है कि इसके चारों तरफ क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, कि इसको इलेक्ट्रॉन ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है। अब आपको पता है कि जिसके अंदर आइटम को इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हो उसके ऊपर क्या होगा कि मैग्नेट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो इसमें जो उसकी पोजीशन चेंज होगी वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। अब इसमें क्या हुआ कि उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल इस तरह नहीं हुई, बल्कि उसकी जो पोजीशन है वो कम चेंज हुई। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे उसको बीटा पोजीशन के अंदर चेंज करने के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होंगी वो कम इस्तेमाल होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो एंगल रोटेशन हो रही है वो तकरीबन 90 के करीब हो रही है। उसमें कितनी हो रही थी, 180 के करीब। तो इसमें क्या होगा कि कम एनर्जी इस्तेमाल होगी। और ये हमारे पास आगे ग्राफ बना हुआ है कि उसमें जो एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है। इसी तरह इससे आगे हम एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर क्या है कि जिसमें जो एटम होगा वो शील्डेड भी होगा और शील्डेड नहीं भी होगा। अब आपको पता है कि एग्जांपल 2 के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या है, शील्डेड है। ये वाला क्या है, शील्डेड नहीं है, क्योंकि इसके दाईं तरफ कौन सा एटम अटैच हो गया, ब्रोमीन का। और आपको पता है कि जो ब्रोमीन है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी। अब इसके अंदर अब हमने क्या किया कि दोनों के प्रोटॉन को हमने इस फील्ड के अंदर रखा। इसमें ये वाला जो मैग्नेट है ये शील्डेड है और ये क्या है, डी शील्डेड। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब हम इसको इस मैग्नेट के अंदर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो इसको कम एनर्जी चाहिए होगी बीटा पोजीशन के लिए और इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बीटा पोजीशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमें रोटेशन चाहिए होगी वो तकरीबन 180 के एंगल की चाहिए होगी और इसमें हमें जो रोटेशन चाहिए होगी वो तकरीबन 90 के एंगल की चाहिए होगी। तो इसमें हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अब इसमें जो एनर्जी का एरो है वो इस तरफ है।